हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए मोटिवेशन कोड है कि ये वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, दिल धक धक धड़का रखा है। और तू सपनों में ही नहीं आती, और तू सपनों में ही नहीं, हकीकत में भी तड़पा रखा है, हकीकत में भी तड़पा रखा है। तो जोर से अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि पुलिस का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। आपके 1 महीने का टाइम और बचा हुआ है। बस इसने के बगैर आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर भी बहुत अच्छा लेवल का बनता है। आपको अगला वीडियो मैथ के ऊपर भी देंगे, जिसके लिए अभी इसको देखते हैं विराम चिन्हों को। विराम चिन्हों को तो पहला टॉपिक अपना होगा विराम चिन्ह। इसके पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ। एक आपका वर्णमाला से टॉपिक हो चुका है, वर्णमाला से पूरा टॉपिक हो चुका है। सघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण सभी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं। आज ये आपका विराम चिन्ह होगा। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम वाला भी चैप्टर आएगा। तो विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है, क्या जरूरत पड़ गई हमें विराम चिन्हों की। विराम चिन्हों का विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना, या कह सकते हैं ठहराव। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? क्योंकि विराम चिन्हों के बगैर हम बहुत से शब्द गलत हो जाते हैं हमसे। जैसे जैसे हमने एक वाक्य लिखा, हमें ज़रूरत पड़ी विराम चिन्हों की। जैसे जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, रोको रोको मत जाने दो, जाने दो। ये मैंने वाक्य लिखा कि रोको मत जाने दो। इसी तरीका का मैंने दूसरा वाक्य भी सेम लिख दिया, रोको मत जाने दो, जाने दो। अब मैंने यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग कर दिया। एक जगह मैंने यहाँ लगा दिया, एक जगह यहाँ लगा दिया। तो अब क्या हुआ, विराम का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए ठहरना। तो मैंने कहा रोको मत जाने दो, मतलब ये रोकने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये रोकने की बात कर रहा है। यह क्या करता है? रोकने की बात करता है। और ये क्या कहता है? रोको मत, थोड़ा रुकना पड़ता है ना, ठहरना, थोड़ा रुकना, है ना। तो रोको मत जाने दो। तो इसका मतलब क्या होगा? बिना रोके, बिना रोके मतलब जाने के लिए कह रहा है। वाक्य सेम है। हमें क्या हुआ, विराम चिन्हों का प्रयोग यदि सही ढंग से कर दिया हमने, तो क्या हुआ, दोनों का अर्थ अलग अलग चेंज हो गया। तो इसी तरीका से हमें पढ़ना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमें क्यों करना पड़ा। एक ही वाक्य में 2 अर्थ निकल सकते हैं यदि विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं करते हैं हम तो। ओके, इसके बाद चलते हैं विराम चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह आपने देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं। जो अभी मेरे पास लिखे हैं 19 लिखे हुए, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन कई किताबों में अलग अलग कंटेंट रहता है। कोई कहता है 20 है। तो एक मान्यता प्राप्त है, पंडित पंडित कामता प्रसाद। कौन थे? कामता प्रसाद। प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या, चिन्हों की संख्या कितनी बनाई गई है? तो लगभग 20 बताई गई है। कितनी बताई गई है? लगभग 20 बताई गई है। एक ये आपका आयोग भी मानता है, आयोग भी मानता है कि यदि पूछता है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हमें बता देना है विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। और पूछेगा किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बता देना है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं हम इसकी परिभाषा पर। इसकी बात चलते हैं हम इसकी परिभाषा पर। ये लिखते जाना है सभी को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सबका विवरण दूंगा, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, कहाँ कौन सा चिन्ह लगता है। तो अपना पेन कॉपी लेकर ही बैठें। चलो, इसके बाद चलते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है इसकी, कि यदि किसी 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 वाक्य या वाक्य या कथन को कथन को पढ़ते समय पढ़ते समय जो जो रुकावट रुकावट आती है रुकावट आती है
उसे विराम चिन्ह कहते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब विराम चिन्हों की संख्या मैंने बता दी है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, 20 बताई गई है। और परिभाषा क्या है, किसी वाक्य या कथन को हम पढ़ते समय जब हम उसको पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए जहाँ रुकावट आती है उसे विराम चिन्ह ही कहते हैं। कुछ भी इसमें से कोई भी हो सकता है, अर्ध विराम हो सकता है, अल्प विराम हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इन चिन्हों को पहचानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन चिन्हों को पहचानना पड़ेगा। मैं इसको अब क्लीन करता हूँ क्योंकि अब अल्प विराम चलना है। यहाँ से अल्प विराम के बारे में थोड़ा सा सब विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है, ऐसा होता है। अल्प का मतलब होता है जहाँ पर, अल्प विराम उसे कहते हैं जहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकना होता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर 2 से अधिक संज्ञाएं आई हों, 2 से अधिक संज्ञाएं, जैसे मैंने कहा राम श्याम, राम श्याम और घनश्याम, घनश्याम जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो यदि इस वाक्य को पूछा जाए क्या शुद्ध है, तो हम कह देंगे अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि हमें किसके बाद लगाना है, राम। और यहाँ भी तो नहीं लगा सकते, ऐसा भी तो नहीं लिख सकते, राम और श्याम, श्याम और घनश्याम, घनश्याम जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये वाक्य होगा तो जी क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। चलो, इसके बाद हो गया अल्प विराम, और चिन्ह को याद रखना है, ऐसा होता है अल्प विराम। चलो, इसके बाद हम दूसरा लिखते हैं। इसको यदि नोट करना है तो नोट करते जाना साथ में। बाद में आता है अल्प विराम, हो गया अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, पूर्ण विराम का आधा विराम, है ना। तो अर्ध विराम, इसको याद रखना है, एक बिंदी और ऐसा होता है। अब आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को क्या कहते हैं, और खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई। खड़ी पाई मतलब ऐसा होता है, ऐसा। और जी क्या होती है, ऊपर वाली। जैसे मान लो हमने का लिखा, का लिखा, तो जी क्या हो गई, जी क्या हो गई, खड़ी पाई। इसमें ये क्या है, खड़ी पाई। यदि हमने ई लिखी, ई लिखी, तो क्या इसमें खड़ी पाई है, तो कहेंगे नहीं है। ऐसी वर्णमाला में कई अक्षर होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, तो हम इस वाले को क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी पाई। और इसको कहते हैं सिर के ऊपर जी हुई लेखा, इसको कहते हैं सिरोरेखा, सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि पूर्ण विराम कैसा होता है, खड़ी पाई की तरह होता है, और सिरोरेखा जी क्या होती है, ऊपर वाली सिरोरेखा। अच्छा, हमने ये चीज़ देख ली कि सिरोरेखा और खड़ी पाई क्या होती है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि बाकी सभी क्या किससे, अंग्रेजी वर्णमाला से लिए गए हैं चिन्ह, लेकिन पूर्ण विराम ऐसा चिन्ह है जिसको अंग्रेजी वर्णमाला से नहीं लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ण विराम कहीं देखा ही नहीं होगा आपने, है ना। बाकी सभी चिन्ह, काफ़ी चिन्ह देख लिए होंगे, लेकिन पूर्ण विराम नहीं देखा होगा। अब ये पूछता है कि पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यदि पूछता है कि सबसे पुराना चिन्ह कौन सा है, सबसे प्राचीन, प्राचीन या पुराना, है ना, प्राचीन चिन्ह कौन सा है, तो बता देना है पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम की एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा है, यदि वाक्य को पूर्ण विराम की क्या है, के अनुसार इसकी परिभाषा है पूर्ण विराम की, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो क्या होती है, यदि यदि विचार के तार, विचार के तार, यदि विचार के तार टूट जाए, टूट जाए और वाणी अंतिम विराम ले ले, अंतिम विराम ले ले, विराम ले ले, वहां पर क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे राम घर जाता है, और इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी गई है
कि यदि विचार के तार एकदम से टूट जाए, ठीक है, और वाणी अंतिम विराम ले ले, वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। चलो इसको जानने लगे। चलो इसके बाद दूसरा रखते हैं। इसके बाद अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम कैसा होता है? ऐसे दो बिंदी होती है, बस ऐसे दो बिंदी होती है। तो क्या होता है? जैसे जैसे हमने कहा कमल, हम इसके बारे में कहेंगे, देखा कि अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है? जैसे उपविराम, इसको नाम दूसरा क्या है? न्यून विराम भी कहते हैं। जैसे हमने कमल के पर्यायवाची लिखना है तो ऐसे लगाएंगे हम अपूर्ण विराम और लिखेंगे जलज, जलज, पंकज, सरोज, सरोज, नीरज, नीरज। ये सब क्या होंगे? कमल के पर्यायवाची होंगे। तो इस पे क्या कौन सा प्रयोग करेंगे? अपूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे में कर देंगे हम। अब आता है इसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक कैसे हो लगता है। यदि प्रश्न कहीं पर प्रश्न पूछने की संभावना हो या कहीं पर प्रश्न पूछा गया हो, वहां पर अब कौन सा लगता है? प्रश्नवाचक। बस चिन्ह को याद रखना है, कैसा होता है? हाशिया जैसा होता है अपना, है ना। अब आता है विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर कहीं शोक की बात आ जाए, विस्मय की बात आ जाए, विस्मय, शोक, घृणा, घृणा, प्रेम, प्रेम और क्रोध, क्रोध और अचानक घटना, अचानक घटना, अचानक घटना। यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? विस्मय चिन्ह का। जैसे मैंने कहा छी छी, छी छी, कितना गंदा लड़का है, गंदा लड़का है, लड़का है। नहीं, लड़कों को नहीं करना है। छी छी, कितनी गंदी लड़की है। हाँ, ये वाला सही रहेगा, है ना। हाँ, तो छी छी, कितनी गंदी लड़की है। हाँ, तो लड़के तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं। नंबर दूसरा क्या होता है? जैसे अचानक घटना हो गई। अचानक घटना में हाय, हाय, हाय राम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हो गया। एक और आता है, अपने इंस्टाग्राम वगैरह में देखा होगा, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ वाला है। तो इसमें ही आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, विस्मय चिन्ह में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं लाघव चिन्ह के ऊपर। लाघव चिन्ह क्या होता है? इसको दूसरा नाम है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक भी कहते हैं, संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक, सूचक भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? संक्षेप सूचक चिन्ह। चलो इसके बाद में क्या था? इसका चिन्ह कैसा होता है? जीरो जैसा होता है। कैसा होता है? ऐसे, ऐसे होता है। जैसे किसी 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 चीज को संक्षेप में लिखने के लिए, जैसे हमने लिखा उत्तर प्रदेश, तो जिस संक्षेप में लिख दिया, हमने लिख दिया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, है ना। हमने लिख दिया डॉक्टर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा ये वाला चिन्ह पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम संक्षेप सूचक को कम पूछता है, लाघव चिन्ह को ज्यादा पूछता है। कि लाघव चिन्ह कौन सा होता है? तो ये बता देना, जीरो। इसके बाद चलते हैं अगला, अगला चलते हैं हंसपद। हंसपद क्या होता है? इसके हंसपद त्रुटिविराम, त्रुटिविराम या त्रुटि बोधक भी कहते हैं। कैसा होता है? ऐसा होता है ना। या नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। हंसपद, जैसे कोई वाक्य हम लिखते समय कोई कहीं पर छूट जाए, क्या होगा? वाक्य लिखते समय जैसे हमने लिखा मैं मैं कल कल घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, जाऊंगा। तो मैंने देखा कि मैं छूट गया, क्या? घर छूट गया है, घर छूट गया है। तो मैंने लिखा है मैं कल, यहाँ लिख सकता हूँ घर जाऊंगा, लेकिन गलती नहीं होगी, है ना। ये सही माना जाएगा, मैं कल घर जाऊंगा। तो ऐसे विराम चिन्हों के लिए इसी कहते हैं त्रुटि विराम। तो जहाँ पर कोई अक्षर छूट जाए या कोई वाक्य छूट जाए या कोई शब्द छूट जाए, वहां पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? त्रुटि विराम। योजक चिन्ह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। योजक चिन्ह, इसी को कहते हैं सामासिक चिन्ह, इसी को कहते हैं संबंध बोधक। जैसे इस योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा, है ना। तो ये समास में प्रयोग होता है, समास में विपरीत में होता है, विपरीत में होता है, और
समानार्थी में होता है, और आपका क्या होगा, और एक शब्द और होता है, पहले विपरीत का बता देते हैं। इसका संबंध बोधक भी कहते हैं, जिसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। जैसे विपरीत, विपरीत में मतलब हम देखते हैं, जैसे द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे रात दिन, रात दिन, है ना, रात दिन, और माता पिता, माता पिता। तो विपरीत वाले क्या होते हैं, सभी विपरीत में किससे आते हैं, योजक चिन्ह के। और समानार्थी, जैसे हमने कहा कपड़ा, कपड़ा लगता, लगता, कपड़ा लगता, जी सब किस में आते हैं, समानार्थी में। दो क्रियाओं के बीच, जैसे हमने कहा खाना पीना, खाना पीना, है ना, नहाना धोना, ऐसे आ जाएंगे। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच भी आती है। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक मतलब हमने कहा पानी, और पानी के साथ लगा दिया बानी। किसी के घर गए, घर गए तो कह रहे लाओ पानी, वानी लाओ, तो पानी तो मालूम है, बानी क्या है करके। हमने कहा अब गर्मियों में गए तो बोले ठंडा लाओ, है ना, ठंडा लाओ, तो ठंडा तो मालूम है, ठंडा के साथ क्या दिया, बोले ठंडा वंडा पिलाओ, तो वंडा क्या है फिर, मुझे क्या होगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। हम जान चुके हैं कि योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, विपरीत में होता है, समानार्थी में होता है, क्रियाओं के बीच होता है, सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच भी होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद लिखते जाना है, और सभी लोगों को अपनी पेन कॉपी लेकर के। चलो इसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्या है, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है, या अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों होते हैं। जैसे हमने कहा किसी की पंक्ति है, किसी की रचना, रचना यदि रचना को किसमें करते हैं, सिंगल वाले में बंद। और किसी की उक्ति, उक्ति मतलब किसी ने कहा है कुछ, है ना, तो जैसे हमने कहा राजश्री, राजश्री जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है, रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, और सिंगल इन्वर्टेड में बंद कर देंगे। तो जी क्या हो जाएगा, किसी की रचना के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, अवतरण चिन्ह सिंगल वाले का। और किसी की उक्ति के लिए, तो उक्ति के लिए हम कर देंगे, जैसे हमने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो, लौटो। ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना, वेदों की ओर लौटो। जब हमने ये उक्ति लिखी है उनकी, तो किसमें कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता का मतलब होता है तुलना करना, तुलना मतलब बराबर करना, इसको बराबर कहते हैं ना। हाँ, तो बराबर करने का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा 1 kg, 1 किलो, हमने कहा 1 किलो, 1 किलो। अच्छा 1 किलो के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अच्छा हमने कहा 1 क्विंटल, 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 तो हम 100 किलो लिख सकते हैं। लो बात बराबर हो गई, बात क्या हो गई, बराबर हो गई। तो क्या होगा, तुल्यता बोधक क्या होगा, बराबर वाला चिन्ह होता है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, बस इतनी सी बात है। अगला चलते हैं कोष्टक। कोष्टक 3 होते हैं, छोटा, बड़ा, मझोल, है ना। इसमें क्या होता है, ओनली छोटा वाला होता है। ऐसे वाले कोष्टक तो देखे नहीं होंगे हिंदी में कहीं कहीं, ऐसे बड़े वाले भी, ये तो मैथ में लगते हैं, तो मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ में लगाएंगे। चलो इनको हटाते हैं, तो बस जी वाला होता है कोष्टक में। कोष्टक का मतलब होता है किसी शब्द को और स्पष्ट करना। जैसे हमने कहा उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़ते हैं, आदि में, आदि का मतलब हमने यहाँ लिख दिया पहले, पहले जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, और परिवर्तन क्या करते हैं, ला देते हैं। तो हमने कहा कि आदि का मतलब यहाँ पर हमने अधिक स्पष्ट किया है कि पहले होता है। तो यही बात होती है कि इस कोष्टक का मतलब क्या होना चाहिए, किसी शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। चलो इसके बाद समझ में आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के लिए क्या होता है, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा लोप चिन्ह में, लोप चिन्ह हमने लिखा राधा, राधा स्कूल, स्कूल जाती है। अब हमें दूसरी लड़की को भी यहीं पहुंचाना है स्कूल, है ना। तो हमने कहा रंजना, रंजना स्कूल जाती है। तो हम ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। तो क्या होगा,
लोप चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। किसका? लोप चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ये बाकी सब क्या होगा? सेम हो जाएगा। जैसे कहीं व्यवहार वगैरह लिखते हैं तो श्री एक बार लिख देते हैं, नाम फलाने ढिकाने कर दिया, और फिर इसके बाद ऐसे लगाते रहते हैं और लिखते रहते हैं नाम, ये फलाने ये ढिकाने, है ना, ऐसा चलता रहता है। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो, इसके बाद लोप चिन्ह हो गया, 14 जी हो गए। हमने टोटल 20 बताए थे। पाद चिन्ह या तारक चिन्ह। तारक चिन्ह का मतलब ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, कई तरीके के दे देता है वो, है ना। जैसे कोई वाक्य लिखा है कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसमें स्टार लगा दिया। स्टार लगा दिया तो मतलब ये होता है या तो ये इम्पोर्टेंट है या फिर इसमें कोई कमी है। तो वन लाइनर वाला देखा होगा कि यहीं स्टार लगा देता है और बाद में कुछ देता है कि ये फलानी किताब से लिया गया है या इस वेद से लिया गया है, उस वहाँ का कंटेंट है, तो वहाँ पर प्रयोग कर देते हैं ऐसे वाले चिन्हों का। चलो, पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति होता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी को बार बार आना, इसका बार बार प्रयोग करना, पुनरावृत्ति। तो किसकी बात चल रही है? पुनरावृत्ति की। पुनरुक्ति अनुवृत्ति ऐसा वाला। अच्छा, इसका मतलब जी वाला गलत हो गया है ना, कौन सा जी वाला? लोप चिन्ह। हाँ, तो लोप चिन्ह के लिए जे नहीं लिखना है, लोप चिन्ह के लिए जे लिख लेना है कि जैसे 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 भरने के लिए आता है ना, जैसे भरने के लिए, जैसे हमने कहा चोर 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 खाली स्थान भाई। कैसे भाई? ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, जो होमवर्क भी रहेगा कि चोर चोर कैसे भाई। ऑप्शन दे दूं? मौसेरे, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, 4 ऑप्शन है आपके लिए। चलो, इसके लिए जे वाला ऐसा बनेगा, है ना, लोप चिन्ह के लिए। पुनरावृत्ति के लिए ऐसा होता है, जैसे राधा घर जाती है, और पुनरावृत्ति के लिए कैसा होगा? राधा घर जाती है। अब हमने लिखा मीरा, अब यहाँ पर क्या होगा? एक समान है तो एक समान लगा देंगे बस। हाँ, गलती हो जाती है, इसके लिए माफ करना, थोड़ा अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है कि इससे बड़ा होता है थोड़ा। किससे? कहाँ गया वो? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, निर्देश देने के लिए। जैसे तिलक जी ने कहा, तिलक जी ने कहा, जी ने कहा, है ना, तो ऐसे लगा देंगे निर्देश चिन्ह, है ना, तिलक जी ने, तो ऐसे कर देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। तो जब इनने कुछ कहा है कि करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था, है ना, तो ऐसे उक्तियों के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग। सॉरी, योजक नहीं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, कोई निर्देश देने के लिए। और विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जैसे हमने कहा, कोई वाक्य लिखते समय, विवरण लिखते समय, जैसे हमने कहा व्याख्या लिखना है किसी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे? ऐसा चिन्ह लगा देंगे और उसके आगे उसकी व्याख्या पूर्ण कर देंगे। समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक आपने छोटी देखा होगा, अच्छा 4-5 की किताबों में क्या होता है कि सबसे नीचे वाले पेज में देखना, तो ऐसे लिखा रहता है और आपका जैसे चिन्ह बना हुआ है ऐसा होता है पूरा पूरा ऐसा समाप्ति बोधक के लिए कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, इसके आगे ऐसा वाला चिन्ह रहता है ना, तो समाप्ति का सूचक है ये, समाप्ति का समाप्ति सूचक है, इसको समाप्ति ही कहते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी आई, पसंद आई या नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ये आपके लिए होमवर्क है, चोर चोर कैसे भाई। यदि ऑप्शन चाहोगे तो ऑप्शन भी देता हूँ मैं, A, B, C और D। पहले लिखना है चचेरे, पहले लिखना है चचेरे, और दूसरा है ममेरे, और तीसरा है मौसेरे, मौसेरे, और चौथा है फुफेरे, फुफेरे भाई। ये भरना पड़ेगा आपको, है ना। यदि ये भर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं अगली क्लास के लिए, आएंगे मैथ का पोर्शन लेकर के, सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम के जितने भी पूछे गए हैं मैथ के क्वेश्चन सभी को लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।